5 और मैं हूं राकेश कुमार। नगर निकाय के चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और इसके बाद से अब कहीं न कहीं प्रत्याशी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि राजनीतिक हलचल भी तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। तमाम राजनीतिक दलों की बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं उनका एक अलग से समर्थन भी दिखाई पड़ रहा है अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर। सवाल कई बड़े होते जा रहे हैं और साथ साथ लंबे समय के बाद से जब नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम जनता की उम्मीदें भी कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि अभी की बातचीत की जाए तो पूरी तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से हो चुकी है। जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक मुस्तैद होता नजर आ रहा है और साथ साथ सारी व्यवस्थाओं को किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है इस पर भी चर्चा होने लगी है। वादे भी किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन शहरी निकाय का चुनाव है और साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि कहीं न कहीं शहरों के विकास के लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भूमिका होती है उस पर कितना असर पड़ सकता है इस चुनाव को लेकर। आज हम इस पे चर्चा भी करेंगे और साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जब चुनकर प्रतिनिधि आएंगे तब उनसे क्या क्या उम्मीदें हो सकती है। इन सारी चीजों पर आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा समझते हैं कि आखिर शहरी निकाय के चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी हो रही थी और किस तरीके से इस चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। झारखंड में हो रहा है नगर निकाय चुनाव। 2 साल के इंतजार के बाद शहरों में विकास की उम्मीद। अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था नगर निगम का कार्यकाल। रोकी गई थी 16 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि। 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत में चुनाव। झारखंड में 2 साल देर से चुनाव होने के कारण शहरी निकाय की व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई थी। प्रशासनिक तंत्र काम करने में असमर्थ हो गया था और आम जनता में रोष बढ़ गया था। अब नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ आम लोगों में उम्मीद की नई किरण जगी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव के बाद शहरों का विकास तेजी से होगा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार आएगा। राज्य में कुल 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। हालांकि राजनीतिक दल सीधे मैदान में नहीं है, लेकिन अधिकांश प्रत्याशी दलों और नेताओं के समर्थन के साथ चुनाव लड़ेंगे। समय पर चुनाव न होने के कारण केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान रोक दिया गया था। अनुमान के अनुसार शहरी विकास के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्य को नहीं मिल सकी, लेकिन अब चुनाव की घोषणा के साथ शहरों में विकास कार्यों की गति बढ़ने की उम्मीद है। तरीके से चुनाव की तैयारी हो रही थी और उसके बाद से जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि प्रत्याशी जब मैदान में है तो कुछ वादे किए जा रहे हैं, कुछ दावे किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों की बातचीत की जाए तो राजनीतिक दल के लोग भी कहीं न कहीं उनके समर्थन में प्रचार में जुटे हुए हैं। किस तरीके से आगे बढ़ने की तैयारी है इस पे तो लगातार हम बातचीत करते रहे हैं, लेकिन क्या कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाई राज्य में उन शहरों को जिन शहरों में चुनाव नहीं हो पाए या फिर देर से चुनाव होने के कारण वहां चुने हुए प्रतिनिधि अपना काम नहीं कर पाए। इन सारी चीजों को लेकर आज हम कोशिश करेंगे कि इन बारीकियों को समझने की कोशिश की जाए कि जिससे कि विकास की बात हम करते हैं, केंद्र सरकार की सहयोग राशि जो होती है वो किस तरीके से आने से वंचित हो गई। लगभग 16,000 करोड़ रुपए की बात आ रही है कि शायद चुनाव नहीं हो पाने के कारण राज्य को नहीं मिल पाए समय पर, जिसके चलते शहरी निकाय का विकास प्रभावित हुआ है। हालांकि इस बारे में हाईकोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई थी कि चुनाव समय पर कराया जाए, लेकिन जो प्रक्रिया थी ट्रिपल टेस्ट की बातचीत की जाए, साथ साथ आरक्षण की बातचीत की जाए, इन सारी प्रक्रियाओं में थोड़ी देर जरूर होती नजर आई है। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो अब प्रक्रिया पूरी तरह से आगे बढ़ चुकी है। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, 23 तारीख को वोटिंग है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 27 को जब काउंटिंग होगी तब पता चल पाएगा कि शहरों के विकास के लिए कौन कौन से लोग आगे आ पाएंगे। जो जानकारियां हैं, कुछ आंकड़ों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। नगर निगम की बातचीत की जाए तो नगर निगम राज्य में 9 नगर निगम पे चुनाव हो रहे हैं जहां पे मेयर के लिए प्रतिनिधि चुने जाएंगे। नगर परिषद की बातचीत की जाए तो अध्यक्ष के लिए, नगर परिषद अध्यक्ष के लिए 20 जगहों पे चुनाव हो रहे हैं। नगर पंचायत की बात की जाए
तो 19 जगहों पे चुनाव हो रहे हैं और इसके साथ जो आंकड़े हैं खास करके वो काफी बड़े बताए जाते हैं। वार्ड की बातचीत की जाए तो लगभग 1087 वार्ड के आंकड़े हैं। 1087 वार्ड में पार्षद चुने जाएंगे। इसके साथ साथ नगर निगम क्षेत्र की बातचीत की जाए तो कई ऐसे जगह है जहां पे आगे बढ़ने की बात कही जा रही थी और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि किस तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मतदाताओं की बातचीत की जाए तो 43 लाख से अधिक मतदाता इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल है। लगभग आधी आबादी की जब हम बातचीत करते हैं तो आधी आबादी की संख्या भी काफी बड़ी दिखाई पड़ती है। मतदाताओं के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए मतदान केंद्र पे उसकी पूरी व्यवस्था निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। 4304 मतदान केंद्र बनाए जाने की सूचना निर्वाचन आयोग की तरफ से आई थी। इस दौरान वहां की तैयारी चल रही है। वहां लाइव किस तरीके से रिकॉर्डिंग भी होगी और साथ साथ लाइव तस्वीरें भी किस तरीके से निर्वाचन आयोग अपने पास मंगाकर इसकी मॉनिटरिंग कर पाएगा, इस पर भी चर्चा होती नजर आ रही है। कई मुद्दे आए थे, खास करके हाल के दिनों की बातचीत की जाए तो जिसमें कहा जा रहा था कि क्या नगर निकाय के चुनाव जब नहीं हो पाते हैं समय पे तो क्या कुछ परेशानियां आती हैं। जिस तरीके से विकास की जब हम चर्चा करते हैं शहरी विकास की खास करके तो कई तरह के टैक्स की बात आती है। टैक्सेशन की जब बात आती है तो निकाय के माध्यम से चुनाव के माध्यम से जो प्रतिनिधि जुड़ कर जाते हैं वो नगर निगम उसकी मॉनिटरिंग करता है और जनता के हित में जो फैसले लिए जा सकते हैं वो पार्षदों की तरफ से लिए जाते हैं और वहां के विकास को लेकर पार्षद आगे बढ़ते हैं। चाहे पानी की समस्याओं की बातचीत की जाए, बिजली की समस्या, स्वास्थ्य की व्यवस्था की समस्या, व्यवसाय को लेकर जो टैक्स लिए जाते हैं, खास करके जिस तरीके से ट्रेड लाइसेंस की हम बार बार चर्चा करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस को लेकर के शहरों में कई तरह की असुविधा होती नजर आती है। ये सारी परेशानियों को दूर करने के लिए ये एक माध्यम है, खास करके जनप्रतिनिधि तो साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी हो चुकी है और अब हमारे साथ जुड़ रहे 3 खास मेहमान, खास करके हरविंदर सिंह देवल जी हैं जिनको हम बट्टर जी के नाम से जानते हैं, जेएमएम समर्थक हैं, पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उनको पूरी बारीकी से तमाम चीजों की जानकारी पहले से भी है। ओम वर्मा जी हैं और आजसू से जुड़े हैं, आजसू के प्रवक्ता हैं, उनके साथ हम जुड़ेंगे। मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं और कई मुद्दों पे उनकी एक अलग सोच रही है। रांची की बातचीत की जाए, झारखंड की बातचीत की जाए या राष्ट्रीय स्तर की कोई मुद्दे आते हैं उन पर भी बातचीत होती है। कई ऐसी चीजें, सुविधाएं होती हैं, कई समस्याएं होती है जिनके समाधान को लेकर हम उनसे बार बार चर्चा करते हैं। मनोज जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए सब स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं हरविंदर जी के पास, बट्टर जी के पास। बट्टर जी, चुनाव की तैयारी तो लंबे समय से चल रही थी, जिस तरीके से चुनाव का समय आया है और अब जाकर कहा जा रहा है कि चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है, पूरे राज्य में कहीं न कहीं इस बात का इंतजार था। कैसे देख रहे हैं आप, चूंकि पार्षद भी रह चुके हैं आप? देखिए, धन्यवाद राकेश जी मुझे बुलाने के लिए। हमारा जो ये संविधान के द्वारा मैंडेटेड बॉडी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्युनिसिपैलिटी, तो मैं आपको कुछ भारत सरकार के द्वारा जो 73वां और 74वां संशोधन लाया गया, तो ये भाग 9 और भाग 9A में डिवाइडेड है। भाग 9 में है पंचायतों का पावर और भाग 9A में है म्युनिसिपल जो शहरी संस्थाएं हैं उनका पावर है। बट एक सबसे जो बेसिक डिफरेंस है, अनुच्छेद 243G में कहा गया है कि सरकार को लोकल बॉडीज को शक्तियां देनी होंगी। शैल एंडोज, शैल वर्ड यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर पंचायत। बट जहां 74वें संशोधन के तहत जो अर्बन लोकल बॉडीज को पावर देनी है, वहां वर्ड यूज किया गया है मे। तो यही एक बेसिक फर्क पड़ जाता है कि आपको देनी होंगी और आप दे सकते हैं। तो ये दे सकते वर्ड का जो मिसयूज किया गया है भारतवर्ष में, जहां क्योंकि पावर ही नहीं डिवॉल्व किए गए, या मोटा मोटी 4000 लोकल बॉडीज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हैं, और इन 4000 लोकल बॉडीज की सारी शक्तियां अगर मिला दें
तो अमेरिका जैसे देश के एक शहर के मेयर के पास उससे ज्यादा शक्तियां होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिवॉल्व हुआ है। और दूसरा एक पैरास्टाटल पावर जिसको कहते हैं कि सांकेतिक, मतलब जो आप नगर निगम को, म्युनिसिपैलिटीज को भी जो पावर दे सकती हैं, साथ साथ एक स्टेट बॉडीज है जो पैरेलल सेम पावर रखती हैं। और जहां तक मुझे पता है कि हमेशा ही जो स्टेट बॉडीज है वो म्युनिसिपल बॉडीज को ओवरशैडो करती हैं और वो अधिकार उनको डिवॉल्व नहीं किए गए। तो बहुत लिमिटेड संसाधनों के साथ भारत में अर्बन लोकल बॉडीज का जो पूरा ये है चलता है। और इन लिमिटेड संसाधनों में जो भी बेहतर किया जा सकता है वो कोशिश करती है अर्बन लोकल बॉडीज करने की। और दूसरा एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है कि जो इनका टोटल बजट होता है, उस टोटल बजट में 60 से 70% जो उनकी रेवेन्यू आती है, चाहे वो ग्रांट हो, एक तो पहले की अपना रेवेन्यू की जगह 60-70% तो ग्रांट होता है, स्टेट का और सेंट्रल का ग्रांट, अपनी रेवेन्यूज पे तो लोकल बॉडीज चलती ही नहीं है। और उस टोटल जो रेवेन्यू आता है उसका भी 60 से 75% तक वो तनख्वाहें देने में, पेंशन देने में और ये चीज में चला जाता है। तो डेवलपमेंट वर्क के लिए करीब 25 से 30% पैसा बचता है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम इनको पावर्स नहीं डिवॉल्व करके देंगे, इनके हाथ में पावर्स नहीं देंगे और पैसे से इनको सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, तब तक इनसे एक्सपेक्टेशन रखना, और ये खाली इनको इसलिए बना दिया गया है कि इनके सिर पे काम नहीं करने का ठीकरा फोड़ दिया जाए और जो पीछे लोग हैं वो अपना काम करते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर के साथ साथ उनको, तभी हम उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं जब उनके हाथ में पावर और उनको पैसा दिया जाए। चलिए बटर जी, आते हैं आपके पास। निश्चित तौर पे आपकी पार्टी की सरकार भी यहाँ काम कर रही है, उसका ही ध्यान होगा। और जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं, ओम वर्मा जी बने हुए हैं हमारे साथ एनडीए के तरफ से, उनको आज हम सोच रहे हैं कि एनडीए ही बोला जाए, क्योंकि आजसू पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है और साथ साथ समर्थन भी है उनका। किस तरीके से ओम जी देखते हैं, लंबे समय के बाद से चुनाव है, पार्टी आपकी भी तैयारी कर रही थी, आपकी पार्टी की भूमिका काफी अहम पहले भी मानी जाती रही है, आज के परिवेश में क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि चुनाव तो दलगत रूप से नहीं हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं पीछे से तमाम राजनीतिक दल के लोग सामने दिखाई पड़ रहे हैं। सर्वप्रथम टीवी 45 के तमाम सभी का स्वागत, अभिनंदन और झारखंडी जोहार करते हैं। देखिए, वर्तमान में आज जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, ये काफी लंबे समय के बाद हो रहा है। ये राज्य सरकार की विफलता का परिचय है जो उतने समय के बाद नगर निगम का चुनाव हो रहा है। क्यों नगर निगम का चुनाव इतना लेट हो रहा है? राज्य सरकार का जो था आरक्षण का मामला था, हमारे सांसद महोदय न्यायालय फंस गए, उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए, ट्रिपल टेस्ट कराया जाए। तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं ये नगर निगम का चुनाव को डिले कराने का पूरा भागीदारी राज्य सरकार की होती है। अब जाके राज्य सरकार चुनाव करा रही है, तो हम सभी को अपने स्तर से, सभी राजनीतिक दल, चुकी है राजनीतिक दल के सिंबल के आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, फिर भी सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे जितने वार्ड के चुनाव आ रहे हैं, मेयर के चुनाव, ज्यादातर युवाओं की भागीदारी हो रही है। तो हम आशा पूरी करते हैं कि अब की बार जो नगर निगम मेयर की चुनाव पूरे राज्य में हो रहा है, निश्चित तौर पर युवाओं की भूमिका अहम होगी और वो जीत के आएंगे और पर राज्य को संवारने का भी काम करेंगे। चलिए आते हैं आपके पास ओम जी। जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, आपकी पार्टी का संरक्षण जरूर प्रत्याशियों को मिल रहा है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एनडीए की तरफ से आप एकजुटता के साथ सामने आते जरूर नजर आ रहे हैं। अब जरा मुद्दों की ओर चलते हैं, जरा मुद्दे की बात करते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कई मुद्दों पर उनकी आवाज सामने आती रही है। मनोज जी, शहरी निकाय को लेकर हम जब बार बार चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पे ये एक बात जरूर सामने आती है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनको लेकर जागरूक होना और अपने दायित्व का निर्वहन करना जरूरी समझा जाता है। क्या लगता है, हम राजधानी रांची से लेकर तमाम उन शहरी निकायों की चर्चा करेंगे आपसे जहां बुनियादी चीजों को लेकर आप भी सवाल खड़े करते रहे थे और साथ साथ आज भी कहा जा सकता है कुछ बुनियादी सुविधाएं जानकारी के अभाव में हो या फिर जानबूझकर उसे कहीं न कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है।
किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कुछ मुद्दे आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आज बातचीत करने की जरूरत महसूस की जा रही है? हाँ, नमस्कार। जहां तक बात है बुनियादी सुविधा की, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब से रांची में वार्ड पार्षद और मेयर चुनकर आए हैं, जी तो उम्मीद हुई थी कि भाई रांची की लोकल सरकार है। तो यहाँ हुआ उल्टा। कारण क्या है कि जो भी बॉडी बनकर आई, जो प्रशासनिक बॉडी है, यहाँ पे कमी है कि साथ में एक एडवाइजरी बॉडी होनी चाहिए थी, जो कि एक्सपर्ट लोग जैसे पर्यावरण से संबंधित, जल से संबंधित, शिक्षा और हेल्थ से संबंधित, क्योंकि जितने नेता आते हैं, मैं एमएलए एमपी की बात करता हूं, वो 1% भी ऐसे नहीं है जिनका की बैकग्राउंड स्पेशलाइज्ड फील्ड से हो। किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं, उनको एजुकेशन का स्पेलिंग नहीं पता है। तो सबसे पहले हमारा मानना है कि जो भी जनप्रतिनिधि आए, तो उनके लिए शुरुआती दौर में कम से कम 1 महीने का ट्रेनिंग वर्कशॉप रखना चाहिए एक्सपर्ट के साथ। क्योंकि रांची में जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है रांची की, मैं बात कर रहा हूँ राजधानी का, वो है जल संकट की समस्या। जी। इसके लिए 100% दोषी है नगर निगम, उसकी कार्यशैली। और जिस की बात मैं कर रहा हूं, उसे आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ पे सही में जानकार लोगों की कमी है। हुआ यूं कि कहा गया भाई कि जब तक जितने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं, अपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, इन सब का नक्शा पास हुआ, जो पहले आरआरडीए से होता था, आरआरडीए के समय से ही कर दिया गया कि नक्शा जो पास होगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग स्पेशली, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग मस्ट है। क्योंकि रांची जिसकी आबादी 3 लाख थी, 20 सालों में 23 लाख पहुंच गई, तो ये कैसे लोड संभालेगा? संसाधन हमारे कम हैं, तो बेतहाशा नक्शा पास होता है। तो ये इसके लिए देखना है कि हवा पानी हमारा कितना अवेलेबल है। एक 4 मंजिला अपार्टमेंट का आपने नक्शा पास किया, दूसरा कितने दूरी पे होनी चाहिए, इसका कहीं कोई ख्याल नहीं रखा। यहाँ तो अपार्टमेंट्स का चेन बनाया जा रहा है। मतलब जो नीचे हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, वो लिमिट है। उसके निकालने के लिए, जहां अगर एक 4 मंजिला बिल्डिंग की बात करें, तो अगर उसमें 16 फ्लैट हैं, तो मान लीजिए कि 5 आदमी भी तो 80 या 100 आदमी। लेकिन वहां अगर उसी इलाके में कंटिन्यूअस अपार्टमेंट आप बनाते हैं, तो सोचिए वहां 1000 आदमी। तो उसके लिए हमारा पानी निकालने का काम सब कर रहे हैं, डालने का काम कोई नहीं कर रहे थे। नतीजा है जो हमारा टेबल है अंडरग्राउंड वाटर का, भूगर्भ जल धीरे धीरे नीचे चला गया। तो इसके लिए कहा गया कि अगर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कराएंगे, नगर निगम से ये फरमान आया कि उनको होल्डिंग टैक्स 1.5 गुना 2 गुना लगेगा। अब ये जो नियम आया, इस नियम का धज्जी पब्लिक तो उड़ा ही रही है। नगर निगम आउटसोर्सिंग के माध्यम से एजेंट्स को भेजते हैं कि जाओ घरों का चेक करो, उनके यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं। वो आया, पूछा आपके यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो नहीं है। वो जांच नहीं करते हैं, बोलते हैं 5000 रुपये आप दीजिए, मैं लिख देता हूं कि आपके यहाँ है। इस तरह से शहर को बंजर बनाने का एक ये जरिया रहा। दूसरा, नगर निगम और जितने सरकारी बिल्डिंग्स हैं, मैं आपको बताऊं, भूगर्भ जल सन कि कहाँ कितना वाटर है, इसका बिल्डिंग ठीक पुराने नगर निगम बिल्डिंग के सामने ही है। अभियंत्रण भवन, इंजीनियर्स बिल्डिंग, तो जिन पे पूरा बॉडी था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरे स्टेट में लागू करवाएंगे, दुर्भाग्य की बात है उनके बिल्डिंग में ही आज तक नहीं है। तो ये कहा जाता है कि जब आप नहीं करेंगे, हमने पूरा सर्वे किया था, पूरा प्रेस मीडिया, हाईकोर्ट इस पे संज्ञान ली, फिर हाईकोर्ट ने हमें सीबीआई टीम में डाल दिया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नक्शा को देखें। तो जब मैंने उसमें देखा तो स्थिति इतनी भयावह है कि सारे जो मंत्री हमारे 11 हैं, किसी भी मिनिस्टर के
सरकारी बंगले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं था, प्राइवेट निजी उनका तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय जब जल संसाधन मंत्री के आवास हम गए, हम बोले आप जल संसाधन मंत्री हैं, ये सरकारी बिल्डिंग है, आपके हाथ में सारा पावर है, आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं कि भूगर्भ जल अनंत है, ये भ्रम है। किसको भ्रम है? पहले आपको भ्रम है। तो बोले हाँ हाँ ये तो गलती हुई है। उसके बाद में हमने कहा कि अगर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक सभी मंत्री के आवास में पहले नहीं लगेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। तो चलिए इस बहाने से जागरूकता आई और लगा। अब एक जो नया मैं बात बताऊं कि जब हमारे मेयर और पार्षद बन के आए, डेवलपमेंट हुई, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उस विकास के साथ विनाश हो गया। क्या के साथ विनाश हुआ? तो जो सड़कें बनती हैं वो बीच में ऊंचा होता है, दोनों साइड से ढलवा होता है, और जहां तक पिच या ढलाई होता है उसके बाद 4 फीट सड़क के दोनों तरफ कच्ची मिट्टी जिसमें घास लगा होता है उसे हम फ्लैंक्स कहते हैं, छोड़ा जाता है कि सड़क में बारिश का पानी वहां से ढल करके उस फ्लैंक्स में जाएगा। यहाँ खेल हो गया क्या कि वो जितने सड़क किनारे हैं उसमें टाइल्स लगाओ। टाइल्स लगाने में हमारा राजस्व गया, लोगों का टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ, क्योंकि एक तरफ से टाइल्स लग रहा था, 6 महीने बाद वहां से हट करके फिर उसको कंक्रीट कर रहे हैं। एक बार टाइल्स लगा, वहां पाइप कोड़ करके फिर वहां दोबारा फिर कंक्रीट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ खेल हो रहा है, और उससे क्या हुआ, रांची शहर जी, को दो बातें आपने कंक्रीट का कही है, जाल और डाल जिस दिया तरीके गया। से हम बार बार एक बूंद कहते हैं भी कि बारिश का सुविधाओं के पानी, अभाव में जो बातचीत हो रही थी, एक बूंद भी बारिश जाल का बना पानी हुआ है। जमीन के अंदर नहीं आएंगे जाएगा। आपके पास मनोज जी आएंगे। सवाल कई बनते जा रहे हैं। हमारे साथ बटर जी जुड़े हुए हैं, जरा बटर जी के पास चलते हैं, क्योंकि वे पार्षद रह चुके हैं। पूर्व पार्षद होने के नाते हम कुछ मुद्दों पे आएंगे मनोज जी आपके पास। बटर जी, जिन मुद्दों की हम बातचीत कर रहे हैं, एक शहर में जिस तरीके से सुविधाओं की जरूरत महसूस होती है, कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको लेकर पार्षद अपने इलाके में काम कराते हैं, चाहे सड़कों के विकास की बातचीत की जाए, नालियों की बातचीत की जाए, पानी की व्यवस्था की बातचीत की जाए, या फिर कहा जा सकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी बातचीत की जाए। बटर जी, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ कमी रह गई, कहाँ गलतियां हो गई? क्योंकि आप जब पार्षद थे तब काफी कहा जा रहा था कि काम तेजी से रांची में भी हुआ है और बाकी जगहों पे काम करने की बात कही जा रही थी। ये धन्यवाद। देखिए राकेश जी, हम आज यहाँ जो बैठकर चर्चा में बैठे हैं, इसमें एक पर्टिकुलर जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ले लिए, या फिर मैं आज बैठा हूँ, मैं एक एज अ होल अर्बन लोकल बॉडीज की प्रॉब्लम्स और जो पार्षद बनते हैं और जो जनता, सबसे ज्यादा जो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उस पर क्या इफेक्ट होता है, मैं उस पर बात करना ज्यादा चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको सब ओपनिंग स्टेटमेंट में ही अपने बताया कि जो पावर्स डिवॉल्व नहीं हुए, पावर्स के साथ फाइनेंशियल नीड्स जो है अर्बन लोकल बॉडीज की, किसी भी काम करने के लिए पैसा जो चाहिए वो अर्बन लोकल बॉडीज के पास नहीं है। उनका 60 से 65% पैसा जो भी आता है उनके पास, वो तनख्वाहों में चला जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में चला जाता है। तो डेवलपमेंट कार्य के लिए पैसा बचता ही नहीं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और बात है कि कॉन्सेप्ट, जो क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमें ये काम करना है, कैसे करना है। हम रांची में अक्सर आप क्या देखते हो कि रोड बनी, 2 महीने बाद बिजली वाले आ गए कि हमें अंडरग्राउंड केबल डालना है, फिर उन्होंने कोड दिया, फिर रोड बनी, फिर दो महीने बाद ड्रेनेज वाले आ गए कि हमने वहां से पाइप ड्रेनेज पास कराना है, हमने सूरज पास कराना है। एक बार में सारे डिपार्टमेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो लैकिंग है। और दूसरी बात है कि मैं आपको इसको 2-3 पॉइंट्स में ब्रेक करने के आपके डिबेट में बताना चाहता हूं कि एक तो है कि जो कैंडिडेट जनता के पास आए, तो जनता को क्या देखना चाहिए उस कैंडिडेट में। थोड़ा मैं आपके क्वेश्चन से हट रहा हूं और बेसिक, क्योंकि अब इलेक्शन फीवर हाई है, कैंडिडेट जनता के पास जा रहे हैं, जनता भी पैसों पेश में है कि क्योंकि एक ही मोहल्ले से 5 लोग खड़े हैं, एक ही घर से हो सकता है कि 2-3 लोग खड़े हैं और आपस में सब कैंडिडेट्स को जानते हैं, तो उनमें से बेस्ट का चुनाव क्या है, वो क्या पूछे ऐसा अपने कैंडिडेट से जिससे वो डिसीजन पे आ सके कि हम किसको वोट दें। तो सबसे पहले तो कि पार्षद जो आपके पास आ रहा, क्या उसको अपने वार्ड का आइडिया है, क्या उसके दिमाग में कोई रोड प्लान है, रोड मैप है कि मैं अपने वार्ड की प्रॉब्लम्स क्या है और उसको कैसे उसका निराकरण करूंगा।
क्या वो जानता है कि म्युनिसिपैलिटी के पास इतने पावर्स हैं जो वो सोच रहा है कि क्या वो पार्षद रह के वो काम कर सकता है ना? जैसे आज के दिन में मैंने पहले भी कहा कि पैरास्टैटल बॉडीज हैं जो जैसे बिजली अगर बोलता है कि मैं 24 घंटे बिजली दिलवा दूंगा तो वो नहीं दिलवा सकता। मैं 24 घंटे पानी दिलवा दूंगा तो पानी वाटर बोर्ड पानी सप्लाई का डिपार्टमेंट झारखंड में अलग है। मैं नौकरी दिलवा दूंगा, वो नहीं दिलवा सकता। तो वो जो रेल में है, झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के रेल में जो काम पार्षदों को दिए गए हैं, मेयर्स को दिए गए हैं और जो बोर्ड बनेगा नगर निगम का, उसको जो पावर्स दिए गए वही काम वो कर सकता है। तो जनता को क्या देखना है कि कितना एक्सेसिबल है, मैं उसको कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, वो क्या सबसे मोस्ट जैसे एक इंडिया में 4000 जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं उसमें एक सर्वे भी मुझे लगता है किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने या उन्होंने किया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर और पार्षदों का गठजोड़ है ये बहुत भयावह है। इसका जो रिपोर्ट आया था भयावह है। तो हम देखते हैं कि एक जो पार्षद जीत के आता है उसको जीतने के तुरंत बाद वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उसको अप्रोच करने लगते हैं और यही काउंसलर जो यही पार्षद जो आज जीत के आता है उस समय कह रहा है कि मैं ये गठजोड़ नहीं होने दूंगा, मैं पूरा पारदर्शी रखूंगा। 2 साल बाद आप देखोगे कि वही पार्षद बोलने लगता है कि नहीं ये सिस्टम है, इससे बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक आरटीआई पे किसी ने मांगा था तो उसमें पता चला था कि 30% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स या तो पार्षद खुद कॉन्ट्रैक्टरी कर रहे हैं या उनके कोई रिश्तेदार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो है इसको रूट आउट करने का वो मादा रखता है कि नहीं, जो उसके तरफ मतलब फेंकी जाएंगे, जो उसको लुभावन दिया जाएगा, लोभ लुभावने ऑफर्स दिए जाएंगे, उससे वो कितना बच सकता है। और जो पारदर्शिता काम और बहुत भट्टर जी जब आप बातचीत कर रहे हैं भट्टर जी, जब सवाल कई खड़े हो रहे हैं, जब सामने आप बात भी कर रहे हैं, कुछ मुद्दों पे भी बात कर रहे हैं, फिनेंशियल स्ट्रक्चर की भी बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं घालमेल की बात करें, पार्षद अपने परिवार के लोगों को ठेकेदारी दिला रहे हैं। क्या लगता है कौन होगा जिम्मेदार? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि ये लंबे समय 25 साल का झारखंड हो गया और मुझे लगता है कि इस भूमिका में काफी कुछ हुआ है इस राज्य में। राकेश जी सवाल है। जी 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 भट्टर जी, देखिए भूमिका मैं ये खाली आपको झारखंड की बात नहीं बता रहा हूं। ये जो मैंने आंकड़े आपको पेश किए हैं पूरे 4000 म्युनिसिपल बॉडीज के भारत के आंकड़े हैं, तो कोई झारखंड इससे अछूता नहीं रहा है। तो ये पब्लिक को, जिसको वो चुन रही है, पब्लिक को देखना होगा कि ऐसे आदमी को चुने जो ये छोटी छोटी लालच से ऊपर उठ के उनका काम करे। वार्ड कमिटीज, इसका सब हमारे एक्ट में दिया गया है कि वार्ड कमिटीज बनानी है। हर पार्षद का ये है कि जीतने के बाद उसको वार्ड कमेटी बनानी है और वार्ड कमेटी की रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, उसमें डिसाइड होना चाहिए। ये नहीं कि जो पार्षद के मन में है कि मैं इसके घर, ये घर इसने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं इसके घर के आगे नाली नहीं बनाऊंगा, और जिसने मुझे वोट दिया मैं उसके घर के आगे स्ट्रीट लाइट्स लगवाऊंगा और सारे काम करवाऊंगा। सफाई भी उसके घर के ही आगे होगी जिस मोहल्ले से मुझे वोट मिला और जिस मोहल्ले से मुझे वोट नहीं मिला। ये प्रैक्टिकल चीजें मैंने देखी है, लोग करते हैं इसको। और ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही जो कैंडिडेट्स है उसको, लोगों को, जो वोटर्स है उसको बचना चाहिए। ये एक जिसको कहते हैं कि चलिए जरा ओम जी के पास आते हैं जरा नहीं मेरा पार्षद मेरे लिए तो करेगा, बाकी होगा मुझे कुछ नहीं है। ओम जी के पास आते हैं, जरा आते हैं। भट्टर जी आपके पास आएंगे, फिर एक मुद्दे पे आते हैं आपके पास। जरा ओम जी के पास आते हैं। ओम जी, जिस तरीके से आप लोग भी दावे कर रहे हैं, कई चीजों की जिक्र जो पहले बात होती थी कि आपकी भी सरकार थी, उस समय भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को लेकर के, निकाय को लेकर के, साथ साथ अन्य जगहों पर आप लोगों की भी भूमिका काफी अहम मानी जाती रही है। क्या लगता है कहां कमी नजर आई है? हाल के दिनों की बातचीत की जाए, पिछले 10 साल की ही अगर चर्चा कर लें हम लोग, तो देखिए क्या है ना, इस पे कहीं ना कहीं बोलिएगा तो राज्य सरकार का भी थोड़ा दोषी है, क्योंकि 2 साल में जो डेवलपमेंट का पैसा है केंद्र सरकार के द्वारा अगर वापस राज्य से जा रही है तो हमारे ही राज्य का नुकसान हो रहा है। तो अगर सही टाइम पे ये लोग इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो जो केंद्र का पैसा वापस गया है वो पैसा राज्य में रहता, राज्य के जो अभी इलेक्शन हो रहे, डेवलपमेंट का जो काम रुका हुआ उस पर डेवलपमेंट होता। तो कहीं ना कहीं ये कमियां रह गई है राज्य सरकार से, जिसके कारण
आज ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। लगातार रांची की आप बात कर ले तो यहाँ पे 2 साल में ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है। अगर राज्य सरकार नगर विकास मंत्री यहाँ के हैं, अगर थोड़ा ध्यान देते तो रांची जो पूरे बरसात में इस बार जो हम लोग को देखने को मिला है, पूरा रांची जलमग्न हो गया, तो कहीं ना कहीं इससे निजात पाया जा सकता था। तो निश्चित तौर पर जो हुआ उस बातों को नहीं जाते हुए हम लोग यही कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव हो रही है, जो भी पार्षद जो जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे, रांची सहित पूरे राज्य में जो कमियां है, जो डेवलपमेंट का चीजें रुकी हुई है, उसको राज्य सरकार के साथ सामंजस्य बैठा के डेवलपमेंट पे आगे बढ़ना का काम करेंगे। चलिए ओम जी, और भी आते हैं आपके पास, एक बार और आएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन मनोज जी से एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, शहरी विकास की जब हम चर्चा करते हैं तो व्यवसाय जगत की बात करते हैं, आपने होल्डिंग टैक्स की भी थोड़ी बात कही, बहुमंजिली इमारतों में सुविधाएं और कहीं ना कहीं जो जरूरी चीजें होती हैं उस पर भी चर्चा की, व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस होता है उस पर भी बातचीत की जा रही है। बटर जी ने इस बात का जरूर जिक्र किया है कि लोगों को आज के दिन क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से सारी चीजों को सोचकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या लगता है आपको, कहां लगता है, कहां पे आपको कमी नजर आई? आप भी लंबे समय से इन सारे सवालों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर बातचीत करते हुए कानून के संरक्षक के भी पास जाकर बातचीत करने की कोशिश की है आपने। कहां कमी नजर आ रही है, किसके जिम्मे जाएगा ये सारी अगर गलतियां होती जा रही हैं तो? देखिए राकेश जी, यहाँ पे पहले मैं बताऊं, और एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या बटर जी इस बार इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहे हैं? बटर जी आजकल पटियाला नहीं, में बटर जी इस बार नहीं है चुनाव में, नहीं। हाँ हाँ, नहीं इसलिए मैंने पूछा क्योंकि बटर जी सारे पार्षदों का वो क्या कहते हैं पोल खोल रहे हैं, तो मुझे लगा कि वो इस बार खुद खड़ा नहीं है, नहीं तो अभी सारे पार्षद इनके विरुद्ध जुलूस निकाल देते। इन्होंने जो बात कही वो सच्चाई है कि जनता में एक कमी है या मजबूरी है, कहिए, किसी का भाई खड़ा हो गया, किसी का जात खड़ा हो गया, किसी का पार्टी खड़ा हो गया, इस चक्कर में शहर का वो क्या बोलते हैं खटिया खड़ा हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे आज जो चर्चा आप रखें इसमें कहीं राजनीति वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे ओम जी अभी बता रहे थे कि राज्य सरकार, कोई भी पार्टी की सरकार रही है, किसी ने रांची को डूबने से नहीं बचाया है। क्या नगर विकास मंत्री अभी सिर्फ जेएमएम के हैं? इसके पहले बीजेपी के भी नगर विकास मंत्री थे, डबल इंजन की सरकार थी, तो उन्होंने क्यों नहीं ये करवाया? हम बोलना चाहेंगे, पिछले 2019 से आज तक जेएमएम तो महागठबंधन की सरकार है, उससे पहले एनडीए की सरकार होती थी। झारखंड बने 25 साल 26 साल होने को है, डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है। ये 19 के बाद रांची सहित झारखंड में कितना डेवलपमेंट है उसको लेके हमने कहा। 2 साल से इलेक्शन, 7 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या नगर आयुक्त रांची नगर निगम के मालिक हुआ करते हैं, वो ने क्या किया, रांची को डूबने से बचाया है क्या? अभी आप देखेंगे नहीं, देखिए यहाँ पे हम भारी है, आउटसोर्सिंग कंपनी का पूरे रांची नगर निगम में कब्जा है, ये सब चीजें को बोले अपनी दायित्व से आपको पीछे नहीं हटना, ये हमारा बात नहीं, ओम जी 6 साल हो गया है सर, आपने डेवलपमेंट का रेशियो देखा? 6 साल पहले रांची डूबता था, हमने माना, तो अब क्या 6 साल तक और डूबेगा? ये चीज हम बोल रहे हैं। नहीं, देखिए अगर हम बात करें वो एनडीए का, यूपीए का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। न तो मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, न किसी का विरोधी हूं। हाँ, एक व्यक्ति का मैं समर्थक जरूर था, वो थे बाबूलाल मरांडी। जब पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, उनका जो विजन था, शायद यहाँ का राजनीति क्या हलचल हुआ, क्या उथापथल हुआ, एक ही चीज चाहिए थी, वो क्या, एक छोटी सी रांची ये रबड़ की नहीं बनी हुई है कि इसको फैलाते जाइए, आबादी और गाड़ियां डालते जाइए। जब तक एक नई राजधानी की परिकल्पना साकार नहीं होगी, तब तक इस रांची में लाख किसी की सरकार आ जाए, न तो ट्रैफिक की समस्या सोल्व होगी, न पानी की समस्या, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है उससे कई गुना अधिक लोड आ गया है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे ये नगर निगम या जो भी बातें हो रही हैं, ये सिर्फ आईवासा, यहाँ पे एक विजन के साथ एक नई राजधानी बननी चाहिए, क्योंकि जितने भी राज्य बने हैं सबका अपना नई राजधानी है एक्सेप्ट झारखंड। तो चलिए, और रही बातें कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, तो इसमें हमारा जो मानना है
कि जितने भी तरह का डेवलपमेंट का कार्य होगा, तो जैसे आप ट्रेनिंग होता है आईएएस लोगों का, जब यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आते हैं, ट्रेनिंग के बाद फिर एज ए प्रोबेशन ऑफिसर उनको ट्रेनिंग मिलता है। तो यहाँ पे सारे पार्षद हों, मेयर हों, डिप्टी मेयर हों, इन्हें या जो भी मुखिया बनते हों, इनका कम से कम 1 महीने का ओरिएंटेशन होना चाहिए। मेरा ये मानना है, तभी ये होगा। नहीं तो सब जो अभी बोल रहे थे क्या बटर जी, वो सही बोल रहे थे, सभी लग जाते हैं क्या भाई, तो मेरा भाई को, मेरा चाचा को, मेरा साला को, इसको ये काम मिले। तो मेरा कहना है नहीं, एक्सपर्टीज पहले रखें और शहर का विकास करें, गांव का विकास करें, झारखंड का विकास करें, तो विनाश ना करें, विनाश रहित विकास हो। क्योंकि देखिए एक समय आ जाएगा कि रांची से लोगों का पानी के चलते पलायन होना शुरू हो गया है। तो हमारा सिर्फ मानना है कि धर्म, जाति और राजनीति सबको छोड़ के एक झारखंड वासी के नाते हम लोग ऐसा करें कि इसे बचाने का काम करें। और हम क्या कहेंगे, हमारा राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। राकेश जी, चलिए, राजनीति की बात जब आती है तो निश्चित तौर पे हम भी थोड़ी चर्चा करने चाहेंगे। जिस तरीके से माहौल है और कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे, चाहे मेयर के रूप में हो या फिर वार्ड पार्षद के या फिर अध्यक्ष के रूप में कहीं के खड़े हो रहे हैं, उनके पीछे किसी न किसी राजनीतिक दल का संरक्षण होता नजर आ रहा है। थोड़ी इस पे चर्चा करेंगे, खास करके जिस तरीके से हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल के लोग इसमें जुड़े नजर आ रहे हैं। ओम जी, आप विपक्ष में हैं फिलहाल, राज्य की बातचीत की जाए, क्या कुछ लगता है, राजनीति तो होगी ही, राजनीतिक दल के लोग भी कहीं ना कहीं इसमें परोक्ष रूप से बोलिए या फिर अपरोक्ष रूप से बोलिए सीधे जुड़े नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन संरक्षण तो है ही। कैसे होगी बातचीत, कैसे होगी राजनीतिक रूप से अगर बातचीत होगी, क्योंकि हर पार्टी चाह रही है कि उनका ज्यादा से ज्यादा कुनबा मजबूत हो, उनके संरक्षण में उनके जो प्रत्याशी हो जीत कराएं। कैसे देखते हैं आने वाले समय को? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो नगर निकाय का चुनाव है उसमें दो ही के तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक सामाजिक जीवन जीते हैं और दूसरा राजनीतिक दल से जुड़े रहते हैं। हमने तो जहां तक देखा है, ऐसे जो सामाजिक लोग रहते हैं वो वार्ड पार्षद का चुनाव हो या मेयर का चुनाव हो लेते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम इस क्षेत्र में समाज के लिए काम करते हैं, तब वो जाके इस तरह के चुनाव में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें लग रहा है इस बार जो चुनाव हो रहा है बड़े सालों के बाद हो रहा है, सब चुनावी माहौल है, समर है, सभी राजनीतिक दल हो या सभी सामाजिक कार्यकर्ता हो अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। यही कि बदलाव की घड़ी आ चुकी है, जो अपने वार्ड में हो या अपने शहर में जो चीजें उतने दिन से बाधित पड़ी है, रुकी पड़ी है विकास की योजनाओं को, ये चुनाव होने से विकास को गति मिलेगी। निश्चित तौर पर जब ये 27 तारीख को रिजल्ट आएगा तो एक नई उत्साह के साथ झारखंड आगे बढ़ने का संकल्प लेगा, ऐसा सोच रखते हैं हम लोग। ओम जी, क्या लगता है कि राजनीतिक रूप से राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक लिटमस टेस्ट नजर आएगा क्या ये? नॉट ऑडिबल सर, फिर से बोलेंगे क्या? ओम जी, अगर ऐसा लगता है क्या कि आने वाले हाँ ओम जी, मेरी बात अगर सुनाई दे रही है तो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या राजनीतिक दल के लोगों के लिए भी, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक कुनबा तैयार करने का मौका भी होगा, या उनकी जो स्थिति है, उनकी जो जमीनी हकीकत है उसको भी मजबूती देने की ओर एक पहल की जाएगी? और क्या एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा सकेगा कि पार्टी की स्थिति क्या है? निश्चित तौर पे ये जो चुनाव हो रहा है ये वो दिखाने का है कि जो रिजल्ट आया 24 के बाद ग्राउंड स्तर पर पक्ष हो या विपक्ष हो कितने काम करी, कितना जो वर्तमान की सरकार है कितना जनता के विश्वास को जीत पाई, और जो विपक्ष के लोग हैं कितना जनता के धरातल पर उतर कर काम किया। निश्चित तौर पर इसको कहेंगे, इसकी जब रिजल्ट आएगी तो कहीं ना कहीं पक्ष को भी और विपक्ष को भी इस चुनाव से बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। बटर जी से एक अंतिम सवाल लेते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो बहुत चर्चा नहीं कर पाना चाह रहा हूं मैं, इसके बावजूद बटर जी चूंकि राजनीति से जुड़े रहे हैं, सत्ताधारी दल के साथ उनका एक अच्छा संबंध रहा है, प्रवक्ता के रूप में लंबे समय तक काम किया है। बटर जी, क्या लगता है इस बार जेएमएम किस तरीके से अपने आप को देख रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद से एक बड़ा
एक संकेत भी दिखाई पड़ सकता है कि राज्य में पार्टी की कितनी बड़ी पकड़ है, क्योंकि उनके पीछे प्रत्याशियों के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक दल के लोग भी नजर आ रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से भी कई ऐसी जगहों पे जो सूचनाएं मिली हैं कि कहीं न कहीं उनको संरक्षण है, उनके पीछे उनके हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे, किस रूप की राजनीति देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे शहरों में तो पार्टी वाइज इलेक्शन, बहुत सारे स्टेट्स में पार्टी वाइज इलेक्शन होते ही हैं, हमारे स्टेट में नहीं है। बट हर जी पॉलिटिकल पार्टी जी चाहती है कि उनका समर्थित उम्मीदवार या उनके पार्टी के लोग ही म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज का कमान संभाले। और एक फायदा तो ये मैं देखता हूं कि डबल इंजन की सरकार, जैसे हम देखते हैं बीजेपी वाले और एनडीए वाले बोलते रहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और स्टेट में, तो हम ज्यादा फंड्स भी आते हैं और ज्यादा काम भी हो सकता है। तो अगर हमारे स्टेट में जैसे जेएमएम और जी हमारे कोalition इंडिया गठबंधन की सरकार है और उसी के समर्थित अगर अर्बन लोकल बॉडीज में लीडर्स आए और काउंसलर्स आए, मेयर्स आए, तो मुझे लगता है कि सरकार के साथ समन्वय बनाने में बहुत इजी हो सकता है। बट आज जो हम मुद्दे पे बैठे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है, हम इस मुद्दे पे बैठे हैं कि एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं कि हर साल जी जो नॉर्मल फंड्स होते हैं, एक डिस्क्रिशनरी फंड्स भी होते हैं। मैं पूरे इंडिया भारत की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे खाली झारखंड को नहीं लेके नहीं चल रहा हूँ। तो उसमें एक गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया था कि एक जी जी सर्वे हुआ, उसमें 3 लाख करोड़ रुपए साइफन हो जाते हैं, जिसमें 30 से 40% तो कॉन्ट्रैक्टर और जो काउंसलर्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी सांठ-गांठ के कारण। और 4000 म्युनिसिपल बॉडीज में खाली 1.2% अपना सालाना एक पेपर जारी करती है कि हमने क्या किया और उसके पैसे कहां से आए और कहां गए। तो ये 3 लाख करोड़ आज ज्यादा बड़ा मुद्दा है, ना कि लेफ्ट की सरकार और राइट के पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस या जेएमएम का पार्षद, जेएमएम का मेयर, बीजेपी का मेयर। ये इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि ये हो क्या रहा है हमारे बीच। देखिए, हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं तो वहां पर आ जाता है कि वी द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स हैव फेल्ड द पीपल। वी द पीपल के लिए नहीं है, इन्होंने फेल कर दिया है। हम 74वें संशोधन का जो स्पिरिट था उसको ही फेल कर दिया गया है भारतवर्ष में, और झारखंड उसे कोई अछूता नहीं रह सकता है। मैं आपको कुछ जब वोटर्स की जो बोलते हैं, एक वोटर्स में गिल्ट होता है। देखिए, हम अगर सही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वोटर्स को क्या कहना चाहिए कि सबसे पहले तो वोटर्स को सही सवाल पूछने चाहिए और उसके सही जवाब उनसे पूछने चाहिए। जवाब चाहिए उनको, सही जवाब दो कि तुमने क्या किया है ना? नहीं तो वोटर्स के बीच में एक वोटर्स गिल्ट जिसको कहते हैं कि आत्मग्लानि है, क्योंकि वो उसने तो कभी सही सवाल पूछे ही नहीं और सही सवालों का उत्तर उसको कभी मिला नहीं। तो एक तरह से जो वोटर्स हैं वो अपने सफरिंग के खुद आर्किटेक्ट है। उन्होंने अपनी सफरिंग खुद अपने ऊपर ली है और अपनी सफरिंग का कारण वो खुद बने, क्योंकि उन्होंने जात पे वोट दिया, उन्होंने अपने रिलेशंस पे वोट दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन कैंडिडेट अच्छा है, कौन केपेबल है, कौन मुझे हमारे वार्ड को क्लीन कर सकता है। और दूसरी तरफ पार्षदों का एक मिरर टेस्ट होना चाहिए कि 5 साल बाद पार्षद अगर जाए और शीशे के सामने खड़ा होकर बोले कि मेरी संपत्ति 5 गुना बढ़ गई और हमारे वार्ड की गंदगी 2 गुना बढ़ गई, तो मैं कहां खड़ा होता हूं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि 95% भारत के काउंसलर्स इस मिरर टेस्ट में फेल हो जाएंगे। तो ऐसा ये एक, बट हमें होप। चलिए, ये बड़ी बात कह दी बटर जी ने आपने, जिस तरीके से हम बात, चलिए बटर जी, जो कुछ मौजूदा स्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आकलन का वक्त है। जनता आकलन कर रही है, तमाम चीजों को लेकर झारखंड की जनता जागरूक है। और साथ साथ ये मैं बार बार कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक बार समझने की, सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से राज्य की राजनीति करवट बदलती रही है, किस तरीके से कौन सी पार्टी राज्य हित में काम कर पाई है, कौन सी पार्टी बेहतर ढंग से राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर पाई है। क्योंकि आज के चुनाव जरूर दलीय स्थिति से नहीं हो रहे हैं, इसके बावजूद राजनीतिक दल के लोग कहीं न कहीं इसमें सीधे रूप से सामने दिखाई जरूर पड़ते नजर आ रहे हैं। केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, शहर की सरकार हो, या फिर कहा जा सकता है कि पंचायत स्तर की काम करने वाली सरकार हो,
उनकी एक अहम भूमिका होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज चुनाव का वक्त है। चुनाव बेहतर ढंग से हो, बेहतर प्रत्याशी जीत कर सामने आए और साथ साथ ये कहा जा सकता है कि जीत के आने के बाद से वही फेडरल सिस्टम के तहत काम हो जिससे राज्य और देश का विकास की बात हम कर सकें। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।